हेलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मीन्स जो कंपाउंड कार्बन से बने हैं हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। लेकिन कंपाउंड्स को स्टडी करने से पहले आइए थोड़ा बहुत कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है ना। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें भी किया था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। उसके बाद कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज 0.02% एंड एटमॉस्फेयर इज 0.03%। मतलब अमाउंट ऑफ कार्बन जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 0.02%। 100% का 0.02% किस फॉर्म में होता है, मिनरल्स की फॉर्म में होता है, कार्बोनेट की फॉर्म में होता है। ओके, एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ 0.03% होता है। किस फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन थोड़ा गौर करने वाली बात यह है कि एटमॉस्फेयर में अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है और अर्थ क्रस्ट में अमाउंट थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कम अमाउंट होता है। इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट होने के बावजूद कार्बन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे आसपास की मैक्सिमम चीज़ें किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। इनफैक्ट हम अपने आप में किसके बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मेनली किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। और अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है किसी एलिमेंट को तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4। मीन्स के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। ठीक है, तो अगर इसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। और अगर इसकी वैलेंसी 4 है तो कार्बन क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंट एटम कहलाता है। टेट्रा मतलब 4, पढ़ा था ना 9th क्लास में, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट। तो अगर वैलेंसी 4 है तो ये क्या कहलाएगा, टेट्रावैलेंट एटम कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हमने ले रखे हैं और MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, ये चारों के चारों ही कार्बन कंपाउंड हैं। अगर एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो कितना है, 290 केल्विन। ये सारे के सारे किस में हमने मेजर कर रखे हैं, केल्विन में। ठीक है, तो 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। इसी तरह से अगर देखेंगे तो मीथेन का 90 और बॉइलिंग पॉइंट कितना, 111 केल्विन। बहुत ही कम अमाउंट होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जनरली उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बहुत ही कम होता है। सर ये तो 290 है, 391 है, ये आप कम कह रहे हैं इसको, है ना, कम तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। केल्विन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, केल्विन माइनस 273। मतलब ये कि अगर आपका अगर आप इसका डिग्री सेल्सियस निकालना चाहते हैं, अगर आप इस टेम्परेचर को केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 273 माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। अब तो मानेंगे बहुत कम होता है ना, कि केल्विन में कितना 290, लेकिन डिग्री में कितना, डिग्री सेल्सियस में कितना, 17 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये तो सर नेगेटिव में जाएगा। ये किस में जाएगा, नेगेटिव में, कि माइनस के टेम्परेचर में जहाँ सारे फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं बिल्कुल, मतलब ठंड से, ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही लो होता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक सेकंड चैप्टर में हमने की थी एक एक्टिविटी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एसिड एंड बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें हमने एक एक्टिविटी की थी कि हम एक बीकर में ले रहे हैं अल्कोहल को और एक बीकर में ले रहे हैं हम किसी एसिड को। तो हमने देखा कि अल्कोहल वाला या ग्लूकोज वाला जो हमारे पास बीकर था उसमें कोई बल्ब ग्लो नहीं किया, किसी भी बल्ब ने ग्लो नहीं किया, लेकिन एसिड वाले में
बल्ब ग्लो कर गया। मतलब एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एल्कोहल और ग्लूकोज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एल्कोहल और जो ग्लूकोज होता है ये किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। मेनली किसका बना होता है? कार्बन का। एल्कोहल और ग्लूकोज कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो अगर कार्बन कंपाउंड हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की तो हम लोगों ने यही बोला मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मोस्ट क्यों? एक्सेप्शन के साथ ऑलवेज देयर। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। और पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेफाइट कार्बन का है, तो इसका मतलब एक्सेप्शन केस में आ गया। ठीक है, लेकिन क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? कारण ये है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। अगर आयंस प्रोड्यूस नहीं करते तो मतलब चार्ज भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर चार्ज नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना। तो अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन पॉइंट आता है कि सर चार्ज क्यों नहीं है? चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि आयंस नहीं है। तो सर आयन क्यों नहीं है? आयन इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। कार्बन कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि या तो कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे या फिर किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वो क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात आती है कि क्यों कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, कि जैसे ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा, और नेगेटिव आयन बनाएगा तो क्या कहलाएगा? एनायन कहलाएगा। लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कितना है? 2 and 4। 2 and 4। और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन कार्बन के पास कितने प्रेजेंट हैं? 4। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तक आने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 and 8। मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कितने हैं? 10। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बेचारे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करके रखेंगे? तो बैड आइडिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, मतलब वो कोई एनायन नहीं बनाएगा। ओके, गेन करने का आइडिया गया। अब बात करते हैं सर लूज़ करके देख लेते हैं। लूज़ करने से क्या होगा कि कार्बन क्या करेगा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को किसी और को डोनेट कर देगा, लूज़ कर देगा। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अब इसके पास कितने बच जाएंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबिलिटी के लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करना मीन्स बैड आइडिया है ना। तो इस आइडिया को भी क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा, और लूज़ नहीं करेगा तो कैटायन भी नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन ना ही कैटायन बनाता है और ना ही एनायन बनाता है। तो ना ही वो गेन करेगा ना ही लूज़ करेगा। तो सर दोनों ऑप्शन ख़त्म। तो तीसरा ऑप्शन क्या हमारे पास? शेयरिंग का। शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना। शेयरिंग का ऑप्शन इसके पास है। तो कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अपने अदर एटम्स के साथ। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं
कि कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसका मतलब वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हैं कुछ कार्बन एटम्स, बेचारे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेके घूम रहे हैं कि यार कोई तो आ जाए और हमें स्टेबल कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 and 4। इसका पहला शेल पूरी तरह से स्टेबल है, लेकिन इसका दूसरा शेल जो है एल शेल, ये क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में, सेकेंड शेल में। चाहिए कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। तो ये हमारे पास कुछ एटम हैं जिसके पास इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब ये बेचारे ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइदर बी कार्बन डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ना ही लूज करेंगे ना ही गेन करेंगे। तो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे कि इस कार्बन ने क्या बोला, यार एक काम कर, तू मेरे वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर। इन दोनों ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। उसी तरह से फिर इसने इसको क्या बोला कि यार एक काम कर, हम दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए। उसी तरह से यहाँ पे इस कार्बन ने क्या बोला, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसका इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। फिर इस कार्बन ने क्या करा, इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा। फिर इस कार्बन ने क्या करा, इस कार्बन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा। और इस कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा। अभी बात नोटिस करना, शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को भी बिलोंग कर रहा है और इस कार्बन को भी बिलोंग कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को बिलोंग कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। उसी तरह से ये क्या करेगा, इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और कोई और कार्बन प्रेजेंट होगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। उसी तरह से ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए चले जाएंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। इसे क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहाँ पे बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। और जहाँ पे कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनता है उन्हें क्या बोला जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर अपने कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। और सीबीएसई ने इस चैप्टर में से काफ़ी सिलेबस डिलीट कर दिया है, लेकिन जितना भी किया है, जितना हमारे पास बच गया है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।